नमस्कार। हम अक्सर चुनाव को सिर्फ एक जीत हार का खेल समझते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चुनाव दरअसल शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए डेटा को समझने का एक विज्ञान है। हर एक वोट एक आवाज है, एक डेटा पॉइंट है, और यही डेटा हमें बताता है कि जमीन पर लोगों की असल जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और हाँ, उनकी शिकायतें क्या हैं। आज हम इसी नजरिए से राजस्थान की करणपुर सीट को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि इस बात की समझ है कि इस डेटा का इस्तेमाल करके लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, जब हम टीवी चैनलों के शोर और राष्ट्रीय बहसों से दूर हटते हैं तो देश की असली जमीनी हकीकत हमें एक एक विधानसभा में मिलती है। करणपुर हमें वही सच्चाई दिखा रहा है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी की जद्दोजहद, यहाँ के लोगों की मेहनत, उनके रोजमर्रा के सवाल ही तो असली भारत की तस्वीर हैं। सच तो ये है, एक सीट को समझ लेना पूरे देश की नब्ज को पकड़ लेने जैसा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जनादेश यानी लोगों का भरोसा असल में जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ जोशीले नारों या बड़े बड़े वादों से मिल जाता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है, एक समझ है, एक तरीका है जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों से जुड़ता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आइए सबसे पहले करणपुर की धड़कन को महसूस करते हैं। आंकड़ों में जाने से पहले वहां के लोगों की जीती जागती हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, एक उम्मीद है। ये वो जमीन है जहां जिंदगी का हर दिन का संघर्ष ही चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है। तो क्या है करणपुर की बनावट? यहाँ के 70% से ज्यादा वोटर ग्रामीण हैं, मतलब उनकी दुनिया खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ सिख जाट समुदाय है जो खेती की रीढ़ है, अनुसूचित जाति के हमारे मेघवाल भाई बहन हैं, और शहरों में बसे व्यापारी वर्ग के लोग हैं। और इनके मुद्दे एकदम साफ, एकदम जमीनी। सिंचाई के लिए पानी, फसल का सही दाम यानी MSP, नौजवानों के लिए नौकरी और अच्छी सड़क, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें हैं। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि EVM मशीन में दबाया गया हर बटन लोगों की अपनी जी हुई सच्चाई का आईना होता है। वो वोट सिर्फ किसी पार्टी को नहीं दिया जाता, वो वोट अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान की मांग होता है। जब एक किसान पानी के लिए वोट करता है तो वो सिर्फ पानी नहीं मांग रहा, वो अपनी मेहनत का सम्मान मांग रहा होता है। और ठीक यहीं हमारे संविधान का सबसे बड़ा मूल्य सामने आता है। हमारा संविधान हर एक व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखता है, और साथ ही वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम जो भी बात सार्वजनिक रूप से कहें वो जिम्मेदाराना हो, तथ्यों पर आधारित हो। जब जनता वोट से अपनी बात कहती है तो सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को पूरी गरिमा से सुने और उस पर जवाबदेही से काम करे। तो जमीन की हकीकत और लोगों की भावनाओं को समझने के बाद अब वक्त है चुनावी गणित को समझने का। पर याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे वही चेहरे हैं, वही किसान, वही नौजवान जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। ये आंकड़े उनकी सामूहिक इच्छा का प्रतिबिंब हैं। 2024 में करणपुर में कुल वोटर्स थे 2,41,006। जरा सोचिए, ये अपने आप में एक पूरे शहर की आबादी है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ का जनादेश एक बड़ी आबादी की राय को दिखाता है, और यहाँ का नतीजा पूरे इलाके पर असर डालता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 88.38%। ये है यहाँ का वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली बात नहीं है, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा। ये नंबर चीख चीख कर कहता है कि करणपुर के लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने बेचैन हैं। वो अपने वोट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। और इतने भारी मतदान के बाद जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ 11,283 वोटों से। ये मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। ये हमें बताता है कि करणपुर में मुकाबला कितना कड़ा था, टक्कर कितनी कांटे की थी। यहाँ एक एक वोट की कीमत थी और कोई भी जीत को हल्के में नहीं ले सकता। और ये हैं 2024 के उपचुनाव के आखिरी नतीजे। कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कूनर को मिले 48.55% वोट और बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह को मिले 42.77%। ये आंकड़े एक कहानी की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें करणपुर के इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा। अब हम करणपुर के राजनीतिक मिजाज की लय को पकड़ते हैं। ये एक स्विंग सीट है, मतलब एक ऐसी जगह जहां सत्ता किसी एक की जागीर नहीं है, वो बदलती रहती है। इस जमीन की अपनी एक याददाश्त है, और यहां का वोटर किसी के प्रति वफादार नहीं है, वो समझदार है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए।
पिछले 7 चुनावों का पूरा इतिहास साफ है। यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को भी जिताया है, बीजेपी को भी सरकार बनाने का मौका दिया है, और तो और 2008 में एक आजाद उम्मीदवार पर भी भरोसा जताया। ये पैटर्न क्या दिखाता है? यही कि करणपुर का वोटर किसी पार्टी का बंधक नहीं, वो हर 5 साल में काम का हिसाब मांगता है और उसी हिसाब से अपना फैसला बदल देता है। और यहाँ एक और दिलचस्प ट्रेंड है। 2018 में जीत का अंतर 28,000 वोटों से भी ज्यादा था, करीब 15%। लेकिन 2024 में ये घटकर सिर्फ 11,000 रह गया, यानी 6% से भी कम। मतलब साफ है, करणपुर में राजनीतिक लड़ाई अब और भी मुश्किल और करीबी होती जा रही है। तो इन सारे आंकड़ों और इतिहास से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। करणपुर में सत्ता में होना कोई फायदा नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। यहाँ के लोग हर बार सरकार को कसौटी पर कसते हैं। सीधी सी बात है, जो काम करेगा वही राज करेगा, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो अब तक हमने नब्ज देखी, यानी करणपुर की जमीन को समझा। अब दवा की बात करते हैं। इन सभी आंकड़ों और भावनाओं से एक असरदार चुनावी रणनीति यानी जनादेश जीतने का एक ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। किसी भी रणनीति की शुरुआत होती है स्वॉट एनालिसिस से। सबसे पहले एस यानी स्ट्रेंथ्स, हमारी ताकत क्या है। यहां पर कूनर परिवार की एक राजनीतिक विरासत है, लोगों का पुराना भरोसा है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की जमीनी पकड़ और भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन की पहुंच भी एक मजबूत पक्ष है। अब आते हैं डब्ल्यू पर, यानी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां। इन्हें मानना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी की चुनावी मशीनरी और संगठन जमीन पर बहुत मजबूत है। अभियान के संचालन में कुछ कमियां हैं, और सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी यानी एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठना एक बड़ी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने देखा, करणपुर का वोटर काम पर वोट देता है। इसके बाद आता है ओ यानी अपॉर्चुनिटीज, हमारे लिए मौके क्या हैं। किसानों के बीच पानी और एमएसपी को लेकर जो नाराजगी है वो एक बहुत बड़ा मौका है। अगर सही संवाद किया जाए तो इससे अपने पक्ष में किया जा सकता है। साथ ही अगर विपक्ष के वोटों में कोई बंटवारा होता है तो उसका फायदा उठाने की रणनीति बनाना भी एक अवसर है। और आखिर में टी यानी थ्रेट्स, हमारे सामने खतरे क्या क्या हैं। बीजेपी के पास संसाधनों की ताकत है, ये एक बड़ी चुनौती है। किसी तीसरी मजबूत पार्टी का आना भी खतरा हो सकता है, जो सरकार विरोधी वोट को बांट दे। और आज के दौर का सबसे बड़ा खतरा, गलत सोचना और समाज को बांटने वाली बातें, इनसे निपटना सबसे जरूरी है। तो इस पूरे स्वॉट विश्लेषण से एक 4 सूत्रीय सिद्धांत सामने आता है, एक चौखटा जिस पर जीत की इमारत खड़ी होती है। पहला, चुनावी फोकस, हमारा लक्ष्य एकदम साफ हो। दूसरा, संगठन की ताकत, जमीन पर हमारी टीम मजबूत हो। तीसरा, नैरेटिव पर कंट्रोल, चुनाव की कहानी हम तय करें। और चौथा, उम्मीदवार का आचरण, जो लोगों में भरोसा जगाए। तो कहानी क्या होनी चाहिए, नैरेटिव क्या हो? वो जो लोगों के दिल से जुड़े। काम, भरोसा, विकास, ये 3 शब्द किसी राष्ट्रीय बहस से नहीं आए हैं, ये सीधे करणपुर की जमीन से निकले हैं। काम का मतलब नौजवानों को रोजगार, किसान को सही दाम, भरोसे का मतलब एक साफ सुथरा नेतृत्व, और विकास का मतलब अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल। एक सरल, सीधा और शक्तिशाली संदेश। पर यह कहानी घर घर तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए आज के तरीके अपनाने होंगे। पंजाबी और हिंदी में व्हाट्सएप पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं, जहां सीधी बात हो। इंस्टाग्राम पर स्थानीय मुद्दों को लेकर छोटी छोटी वीडियोस बने। और सबसे जरूरी, झूठ और अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक तेज तर्रार फैक्ट चेकिंग टीम हो। लेकिन ये सब करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और वो है लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी वोटर की निजी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति, उनकी इजाजत लेना कानूनन जरूरी है। हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि भरोसा पारदर्शिता से ही पैदा होता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। शासन करने का हक कमाना पड़ता है। नेतृत्व का असली सफर तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। ये एक जिम्मेदारी है, कोई अधिकार नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि चुनाव तो बस एक एंट्रेंस एग्जाम है, असली इम्तिहान तो गवर्नेंस है, यानी सरकार चलाना। जब कोई अभियान डेटा और लोगों के असल मुद्दों पर आधारित होता है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता, बल्कि उसे सरकार चलाने का एक साफ जनादेश और एजेंडा भी मिलता है। तब जीतने के अगले दिन से पता होता है कि अगले 5 साल क्या करना है। तो आखिर में मैं ये विश्लेषण एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं।
हमारी असली चुनौती सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी को हराना नहीं है। असली चुनौती तो उस निराशा को हराना है जो हमारे पूरे सिस्टम में बैठ गई है। लोगों के मन में यह भरोसा दोबारा कैसे जगाया जाए कि राजनीति सच में उनकी जिंदगी बेहतर बना सकती है? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, सबूत पर आधारित गवर्नेंस, जहां हर फैसला लोगों की जरूरतों को देखकर